हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारा एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वन शॉट सीरीज, वन शॉट लेक्चर है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर आपको कवर मिलेगा विद एनसीईआरटी के मेन मेजर क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा एंड एंजॉय आपका टाइम। एंड आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप जितना भी टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट करोगे वो पूरा का पूरा आपका टाइम जो है वो सही जाएगा। मतलब कि क्या ही बोलूं मैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पढ़ने वाले हैं। और द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी जो है वो है एक दादी और एक पोते के बारे में, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह जी ने, जो जिन्होंने अपनी ही रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ की बताई है कि वो कैसे अपनी दादी के साथ रहते थे, वो क्या करते थे, उनकी दादी के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग थी। ये सब चीज़ें उन्होंने स्टोरी में बताई। और एट दी एंड वो जो एक हार्श टाइम आता है जब हमारी किसी भी क्लोज वन को इस दुनिया से चले जाना होता है, तो वो एक एंडिंग के बारे में बताया कि जब कोई चला जाता है तो उसकी अहमियत हमें कितनी ज़्यादा लगती है और कितनी ज़्यादा पता चलती है। तो ये पूरी स्टोरी इस पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एंड लेट्स गो। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जैसा कि मैंने बता दिया है, और इसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने अपनी ही दादी के बारे में बताया। ठीक है, चलो। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर। यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने एक पेन पोर्ट्रेट बनाया। पेन पोर्ट्रेट का मतलब है कि उन्होंने लिख के बताया है कि उनकी ग्रैंडमदर कैसी थी। तो ड्रॉ करके बताना होता है और एक लिख के बताना होता है। ठीक है। He beautifully unfolds his relationship with her। इस स्टोरी में वो बताते हैं कि उनकी रिलेशनशिप कैसे अनफोल्ड होती थी, कैसे उनकी रिलेशनशिप अनफोल्ड हुई है, मतलब कि कैसे उनकी रिलेशनशिप बढ़ी है, वो उन्होंने बताया है। While describing her appearance and daily activities, और उन्होंने ये भी इस स्टोरी में बताया है कि वो कैसी दिखती थी और उनकी दिन भर की एक्टिविटीज, मतलब कि उनका डेली रूटीन क्या था। ठीक है। Appearance of the grandmother. The author recalls his grandmother as a very old lady with a wrinkled face। यहाँ पे author कहते हैं जैसे कि सबकी grandmother होती है भाई, वैसे ही मेरी ही grandmother थी, जो कि बहुत ज्यादा old थी, very old and with a wrinkled face। मतलब कि बहुत ज्यादा wrinkled face। हमने भी अपनी दादी को कभी young नहीं देखा, हमने भी अपनी दादियों को हमेशा बोल सकते हैं कि अ, हमेशा वैसा देखा है, ओल्ड, और कभी भी यंग नहीं देखा है। तो वही फीलिंग सेम ऑथर की भी है। She appeared so old that it was hard for him to believe that she had once been young and pretty। वो हमेशा से उन्होंने इतना ओल्ड देखा, इतना ज्यादा बूढ़ा देखा है उन्हें, कि वो कभी भी बिलीव नहीं कर सकते कि उनकी दादी कभी यंग और प्रिटी भी हुआ करती थी, कभी यंग और सुंदर भी जीन्स टॉप पहनती थी, ऐसा भी था। She was short, fat and little stooped in appearance। वो कैसी थी? शॉर्ट थी, शॉर्ट हाइट थी उनकी, फैट थी, मोटू सी थी, और कैसी थी? स्टूप्ड इन अपीयरेंस। स्टूप मतलब कि ऐसे झुकी हुई थी, क्योंकि जब भी एक बुढ़ापा आता है तो आप झुक जाते हो, आपका स्टूप निकल जाता है, आपकी बैकबोन कर्व हो जाती है। द ऑथर रिमेंबर्स हर मूविंग अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। ऑथर को याद है कि उनकी दादी जो है वो स्पॉटलेस व्हाइट में घूमती थी। अब इसका मतलब क्या है? ऑथर बोलते हैं कि मेरी दादी स्पॉटलेस व्हाइट कलर की साड़ी में घूमती थी, जिसमें कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, एकदम व्हाइट कलर की साड़ी में। काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी व्हाइल हर लिप्स मूव्ड कॉन्स्टेंटली इन साइलेंट प्रेयर्स। और वो बताते हैं कि जो उनकी दादी है वो कॉन्स्टेंटली माला जप रही होती थी। हम माला जपने को इंग्लिश में कहते हैं टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। तो रोजरी माला होती है और उसकी बीट्स को टेल करना, या मतलब कि उसकी बीट्स को गिनना। तो वो प्रेयर कर रही होती थी और कॉन्स्टेंटली वो माला जपती थी दिन भर। ठीक है। In silence, she was not pretty in the traditional sense, yet her serenity made her beautiful। तो वो कहना चाहते हैं कि भाई वो जो दादी थी वो कभी भी इतनी सुंदर नहीं थी अपीयरेंस में। अब ऐसा आप लोग ऑफेंड मत हो जाना कि वो अपनी दादी को ऐसे बोल रहे। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो जो उसकी ब्यूटी है वो डल हो जाती है, बट जो इनर ब्यूटी थी दादी की वो बहुत ज्यादा उनको ब्यूटीफुल लगती थी। सेरेनिटी मतलब कि जो उनमें सादगी थी, उनमें एक ठहराव था, उनमें कामनेस थी, वो उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगता था। हालांकि अपीयरेंस से तो दादी उतनी ब्यूटीफुल नहीं रह गई थी। ठीक है।
इनिशियल ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, लाइफ इन द विलेज। अब यहाँ पे ऑथर अपने उन डेज के बारे में बताते हैं जब वो दादी के साथ रहा करते थे और दादी के साथ टाइम स्पेंड करा करते थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि जो ऑथर है उनके जो लाइक मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, वो बाहर चले गए थे, सिटी चले गए थे, बिकॉज उनको अपना लाइक करियर में कुछ अच्छा करना था, करियर में कुछ बड़ा करना था। तो वो गांव छोड़ के सिटी चले गए थे और वो अपने बच्चे को मतलब खुशवंत सिंह जी को अपनी मम्मी के साथ, मतलब कि खुशवंत सिंह जी और दादी गांव में रहते थे और उनके पेरेंट्स सिटी में रहते थे। तब तक रहते थे जब तक उनको उन मतलब वो सेटल नहीं हो गए वहां पे। ठीक है, तो जब दादी और पोता गांव में साथ में रहते थे, ये तब की स्टोरी है। In the initial years of his life, the author lived with his grandmother in the village. तो जब स्टार्टिंग में खुशवंत सिंह जी जो थे वो जब छोटे थे तो इनिशियल ईयर्स उनके जो लाइफ के थे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनने बिताए थे गांव में, शेयरिंग गुड फ्रेंडशिप। और उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा गुड थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। His grandmother used to wake him up in the morning and get him ready for the school. उनकी जो दादी है उन्हें वो बचपन में उठाया करती थी, ठीक है, एंड स्कूल के लिए उठाया करती थी एंड उन्हें रेडी करा करती थी, ठीक है। शी वुड हैंड ओवर टू हिम द थिंग्स ही रिक्वायर्ड इन द स्कूल। और स्कूल में जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, जो जो भी चीजें नीडेड होती है, वो सारी चीजें उनको दादी जो थी खुशवंत सिंह जी को पैक करके देती थी। वो कितने क्यूट लिटिल मोमेंट्स होते होंगे जब दादी अपने पोते के लिए चीजें पैक कर रही है ना, तो वो चीज वो करती थी। राइट आफ्टर हैविंग थिक स्टेल चपातीज विद बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट, अब खुशवंत सिंह जी स्कूल जाने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी चपातीज, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी, स्टेल चपाती, बासी रोटी रात की रखी हुई खाते थे विथ बटर as a breakfast, butter and sugar as a breakfast, they used to leave for school। और उसके बाद दादी और पोता दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। The author's grandmother always accompanied him to school as it was attached to the temple। अब क्यों दोनों साथ स्कूल में निकल जाते थे? Because जो टेम्पल था और जो दादी जो टेम्पल था और जो स्कूल था वो साथ में था। तो दादी जब तक टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और उसी लाइक पैरेलली जो हमारे खुशवंत सिंह जी थे वो उस टाइम पे पढ़ाई करा करते थे, ठीक है। हाँ, इट वॉज हर हैबिट टू कैरी सेवरल स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग। अब बची कुची जो रोटी होती थी, बासी रोटी होती थी, अब भाई फेंक तो सकते नहीं है, तो वो जो रोटी होती थी, बाकी देखो थोड़ी बहुत रोटी का तो खुशवंत सिंह जी और दादी मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते थे और फिर स्कूल के लिए निकल जाते थे। अब बची कुची जो रोटी होती थी वो भाई फेंकेंगे थोड़ी, तो उसको वो रख लेते थे स्ट्रीट डॉग्स के लिए कि वो स्ट्रीट डॉग्स को रोज वो स्टेल बासी रोटी डालते थे। It was her habit to carry several steel chapatis for the village dogs, which they used to feed while returning from the school. तो वो विलेज डॉग को वो स्टील चपाती कब फीड करते थे? जब वो स्कूल से वापस लौट रहे होते थे, तब वो उनको फीड करते थे, ठीक है। The grandmother used to sit inside the temple reading holy books। तो जो ग्रैंड है वो टेम्पल में बैठ के होली बुक्स मतलब की ग्रंथ पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और उसी टाइम वाइल द नरेटर लर्नड अल्फाबेट्स एंड प्रेयर्स इन द स्कूल, और उसी टाइम जो नरेटर था वो अल्फाबेट्स और प्रेयर्स, मतलब अल्फाबेट्स मतलब कि क ख ग घ, जो भी पंजाबी का अल्फाबेट होगा या जो भी इंग्लिश ABCD अल्फाबेट होगा वो पढ़ते थे और प्रेयर्स करते थे। उसी टाइम पे दादी जो थी वो टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जैसे ही स्कूल खत्म हो जाता था तो वैसे ही दादी और पोता घर के लिए वापस लौट जाते थे। ये थी इनकी छोटी मोटी क्यूट सी स्टोरी। टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, लाइफ इन द सिटी। अब भाई हर एक रिलेशनशिप में, हर एक रिलेशन में या फिर रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट तो जरूर आता है। तो अभी तक दादी और पोते का सब कुछ अच्छा चल रहा था। दादी और पोते जो थे वो साथ में स्कूल जाते थे, साथ में स्कूल से आते थे, साथ में सोते थे, साथ में खाते थे, साथ में होमवर्क करते थे। बट अब इनकी रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, घुमाव आ जाता है। और वो क्या आता है? The turning point of their friendship came when they moved to the city to stay with the author's parent। अब टर्निंग पॉइंट आ गया था जब हमारे खुशवंत सिंह जी जो थे उनके माँ बाप सेटल हो गए थे सिटी में और उन्होंने दादी और पोते खुशवंत सिंह जी को बुला लिया था।
दो दे शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि जब वो लोग सिटी शिफ्ट हो गए थे तब भी खुशवंत सिंह जी और दादी का एक ही रूम था, सेम रूम था. His grandmother no longer accompanied him to the school since the author started going in a bus. बट अब एक मेजर चेंज आ गया था कि अब दादी पोते के साथ स्कूल नहीं जाती थी. क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज जो स्कूल था वो इंग्लिश स्कूल था और स्कूल के बगल में कोई टेम्पल नहीं था. तो और खुशवंत सिंह जी स्कूल जाते थे मोटर बस से स्कूल जाते थे. तो दादी का जाना सेंस नहीं क्रिएट करता था. As years rolled by, they saw less of each other. और जैसे जैसे years पास होते गए अब दादी और पोता एक दूसरे को कम देखने लग गए. Why? Because जो दादी थी वो जब सोती होंगी तब खुशवंत सिंह जी आते होंगे स्कूल से. दोपहर में दादी सोती होंगी तो खुशवंत सिंह जी आते होंगे स्कूल से, खाना खाते होंगे, फिर ट्यूशन के लिए निकल जाते होंगे, ट्यूशन से वापस आते होंगे. तो उस टाइम पे दादी फिर रात के लिए खाना वाना खा के सोने की तैयारी कर रही होती होगी. तो वो उनका जो रूटीन था वो इतना ज्यादा टाइट हो गया था. उस वजह से जो खुशवंत सिंह जी थे वो दादी से उतना ज्यादा मीटअप नहीं रख पाते थे, मतलब कि इतना ज्यादा मिल नहीं पाते थे. Meanwhile, as there were no dogs in the street, she took to feeding the sparrows. और अब गांव से जब वो लोग सिटी शिफ्ट हो गए थे तो जो उनका सिटी वाला घर था वो एक प्रॉपर कॉलोनी थी, प्रॉपर कैंपस था. तो वहां पे उतने स्ट्रीट डॉग्स होते नहीं थे. तो अब वो किसको चपाती डालेंगे और कहाँ पे भटकेंगी डॉग्स को ढूंढने के लिए. तो वहां पे वो उनके वरांडा में स्पैरोज को फीड करती थी. स्पैरोज को फीड करती थी वहां पे, उनको दाने डालती थी, ब्रेड क्रम्स डालती थी. ठीक है. अनलाइक द विलेज स्कूल द ऑथर वाज नॉट टॉट अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर्स व्हिच ट्रबल्ड हिज ग्रैंडमदर. दादी को एक बहुत बड़ी परेशानी थी इंग्लिश स्कूल से. वो ये थी कि दादी को लगता था कि भाई भगवान, गॉड, ग्रंथों, स्क्रिप्चर्स के बारे में प्रेयर्स करवानी चाहिए, जो कि इंग्लिश स्कूल नहीं करवाता है. अब उनको ये लगता था कि भाई इंग्लिश स्कूल में बताओ ना, चीजें बताओ, करवाओ, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, जो भी आप मेजर गॉड को मानते हो बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में बताओ. नहीं बताते थे. दादी को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं पढ़ाए जाते तुम्हारे स्कूल में, गांव के स्कूल में तो पढ़ाए जाते थे. This she did not believe in what was being taught at his school, and वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी कि इंग्लिश स्कूल में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो सही है, वो एकदम करेक्ट है. उनको लगता था कि नहीं भाई ग्रंथों के बारे में बताना चाहिए, चीजों के बारे में बताना चाहिए. एंड was unhappy as she could not help him with his lessons. और काफी ज्यादा दुखी भी होती थी दादी क्योंकि अब इंग्लिश स्कूल खुशवंत सिंह जी जाने लग गए थे. तो यार वो हेल्प नहीं कर पाती थी अपने पोते को क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको जो लैंग्वेज आती थी वो उसी में हेल्प कर सकती थी. तो काफी ज्यादा अनहैप्पी वो फील करती थी. Moreover, she was disturbed at the idea of music lessons being given at school. और एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि बच्चों को गाना बजाना स्कूल में क्यों सिखाया जा रहा है. ठीक है. अब जैसे दादी हैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव थी वो, तो ये नहीं सोचती थी कि भाई गाना बजाना हमारे काम नहीं है. स्कूल एज शी कंसिडर्ड म्यूजिक टू बी अनसूटेबल फॉर जेंटल फोक. तो वो कहती थी कि भाई जो अच्छे लोग होते हैं, जो जेंटल फोक होते हैं, जो लोग अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उन्हें गाना बजाना ये सब नहीं करना चाहिए. हर डिसअप्रूवल वाज कंस्पिशियस इन हर साइलेंस. तो उनका जो डिसअप्रूवल था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम गाना बजाना स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में सीख रहे हो, ये अच्छे लोगों की बात नहीं होती है. तो होता है ना पुराने जमाने की सोच रखना, या उसमें कोई गलत नहीं है, उनकी सोच थी, वो उनकी थिंकिंग थी. तो वो बिल्कुल भी अग्री नहीं करती है उस चीज से. और वो कहती है कि ठीक है, मतलब अपने चुप, मतलब एकदम चुप हो जाती है. उसके बाद खुशवंत सिंह जी को कुछ नहीं कहती है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो. The grandmother combats her loneliness by feeding the sparrows. अब धीरे धीरे खुशवंत सिंह जी बड़े होते जा रहे थे, धीरे धीरे खुशवंत सिंह जी बिजी होते जा रहे थे. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अब वो दादी को उतना टाइम नहीं दे पाते थे, और वो दादी को उतना टाइम नहीं दे पाते थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दादी बड़ी लोनली हो गई थी, बड़ी अकेली हो गई थी. ठीक है. When the author started going to the university, he was given a room of his own. अब खुशवंत सिंह जी बड़े हो गए. अब इनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो था रूम, वो भी अलग हो गया क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी में आ गए हैं. अब उनको अपने दोस्त मिलेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, रात रात भर पढ़ाई करनी होगी, तो उन्हें एक सेपरेट रूम की जरूरत थी.
इट रिजल्टेड इन अ फर्दर गैप बिटवीन देम, और इस वजह से इनके बीच में और ज्यादा गैप आ जाता है क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी जा चुके हैं. शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रियली स्पोक टू एनीवन. उन्होंने, दादी ने अपना अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी. ऑल डे लॉन्ग शी सैट स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. पूरे दिन वो क्या करती थी, सिर्फ अपनी प्रेयर्स पढ़ती थी. और क्या करती थी, और स्पिनिंग द व्हील्स मतलब कि व्हील स्पिनिंग व्हील्स पे काम करती है. शी रिलैक्स फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली इन द आफ्टरनून. थोड़े ही टाइम के लिए वो रिलैक्स करती थी. थोड़े ही टाइम के लिए वो बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि वो अपने काम को छोड़ती थी, प्रेयर करना छोड़ती थी और रिलैक्स करना छोड़ती थी सिर्फ आफ्टरनून में. और वो क्यों करती थी, क्योंकि उनको उस टाइम पे स्पैरोज को फीड करना होता था. टू फीड द स्पैरोज हु केम इन लार्ज नंबर्स. तो वो दिन भर प्रेयर करती रहती थी, दिन भर स्पिनिंग व्हील्स पे बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी. बट थोड़े टाइम के लिए वो रेस्ट लेती थी. और वो रेस्ट क्यों लेती थी, बिकॉज उनको स्पैरोज को फीड करना होता था उस पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है. द बॉन्ड एंड लेवल ऑफ कंफर्ट दे शेयर्ड, हाँ, to feed the sparrows who came in large numbers, the bond and level of comfort they shared with her is evident in the fact that they perched even on her legs and hid. अब जो स्पैरोज थे वो दादी से इतना घुल मिल गए थे क्योंकि रोज दादी भाई स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स डालती थी, सॉरी. तो रोज स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स डालती थी. ठीक है. और दादी एनिमल लवर थी ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जब वो गांव में थी तो वो चपाती डालती थी, रोटी डालती थी डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को. अब जब वो बाहर आ गए, शहर में आ गए, तो स्पैरोज को फीड कर रहे हैं. तो स्पैरोज उनसे इतना घुल मिल गए थे कि वो उनके कंधे पे आके बैठ जाते थे, उनके पैर पे पर्च कर जाते थे. पर्च करना मतलब कि बैठना, कंधे पे बैठ जाते थे. ठीक है. कोई इधर बैठ रहा है, कोई इधर बैठ रहा है, और उनके साथ वो खेलती थी काफी ज्यादा. In fact, they perched even on legs and heads. She used to be at her happiest self with feeding the sparrows. और सबसे ज्यादा अगर वो खुश होती थी, सबसे ज्यादा अगर वो हैप्पी होती थी, तो वो तब होती थी जब वो स्पैरोज को फीड कर रही होती थी. ठीक है. ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज. अब खुशवंत सिंह जी का यूनिवर्सिटी 3 साल का जो यूजी होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है. अब वो जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, पीजी करने अपना बाहर फॉरेन कंट्री में. The author decided to go abroad for further studies. He was sure that his grandmother would be upset at his departure. अब क्या होता है कि अभी तक तो कॉमन लिंक था, रूम वो टूट गया था. खुशवंत सिंह जी का रूम अलग था, दादी का रूम अलग था. अब तो कंट्री ही अलग होने वाली है, अब तो वो बाहर जाने वाले हैं. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो दादी थी वो काफी ज्यादा ऐसे हो सकता था कि वो उदास हो जाती है, काफी ज्यादा दुखी हो जाती. वाई? बिकॉज खुशवंत सिंह जी को पता था कि दादी को बहुत बुरा लगेगा कि मैं भाई यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ. लेकिन ऑन द कंट्रारी, उसके ही उल्टे, शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ. वो रेलवे स्टेशन खुशवंत सिंह जी को आती है टाटा बाय बाय कहने, बट डिड नॉट शो एनी इमोशन. पर उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ भी रोना धोना नहीं करा. खुशवंत सिंह जी को लगा था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, तो उनको रोना आएगा, वो रोएंगी, बट उनको कुछ इमोशन ने शो नहीं करा. वाई? बिकॉज वो अकेलेपन में ही खुश हो गई थी, वो अकेले रहने लग गई थी. एंड शी वॉज हैप्पी विथ हर लोनली सेल्फ. She was absorbed in her prayers, telling the beads of her rosary. अब जब वो छोड़ने गई थी खुशवंत सिंह जी को रेलवे स्टेशन, तब भी वो इतनी ज्यादा प्रेयर में मग्न थी, इतनी ज्यादा माला जपने में मग्न थी कि उन्होंने बस टाटा बाय बाय भी बिना रोके, मतलब कि अपनी प्रेयर को बिना रोके किया था. शी साइलेंटली किस द ऑथर्स फोरहेड. वो शांति से ऑथर के फोरहेड को किस करती है, which the author considered to be the last sign of their physical contact. और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो खुशवंत सिंह जी ने लाइन लिखी है कि वो बोलते हैं कि जब वो साइलेंटली खुशवंत सिंह जी के फोरहेड पे किस करती है और वो ही उनका बाय होता है, तो खुशवंत सिंह जी को लगा था अब जब ये 5 साल बाद वापस इंडिया आएंगे तो क्या पता दादी जिंदा रहे ना रहे, तो इनका लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट का. ऑथर्स होम कमिंग. बट ऐसा नहीं होता है. ऑथर 5 साल बाद वापस लौटते हैं ऑन हिज रिटर्न आफ्टर 5 years. जब वो 5 साल बाद वापस लौटते हैं
The author did not find any change in his grandmother. ऑथर को कुछ चेंज नजर नहीं आता. जैसे वो बचपन से ऑथर अपनी दादी को देख रहे थे वैसे ही दादी उनको नजर आती है 5 साल बाद भी. एंड शी वॉज एज ओल्ड एज एवर एंड अब्सॉर्ब इन हर फेयर. वो उतनी ही ओल्ड थी जितनी वो दिख रही थी. और वो उस टाइम पे भी जब वो लेने आई थी ऑथर को 5 साल बाद, तो एक्साइटमेंट होगी ना भाई कि हमारा पोता आ रहा है 5 साल बाद. तो वो एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं थी उनकी शक्ल पे, सिर्फ वो अपनी प्रेयर्स में अब्सॉर्ब थी. एंड इवन दैट डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर वाज फीडिंग द स्पैरोज. उनकी जिस दिन खुशवंत सिंह जी दूसरी कंट्री से वापस लौटे थे उस दिन भी दादी का हैप्पीएस्ट डे पता है क्या था? ये नहीं था कि वो वापस आया है मेरा पोता, ये था कि वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी स्पैरोज को फीड करने में. इन द इवनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे. अब उस दिन ऐसा होता है कि जिस दिन खुशवंत सिंह जी घर आए थे उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रेयर्स नहीं करी. शी कलेक्टेड सेवरल लेडीज ऑफ द नेबरहुड एंड sang songs related to the homecoming of the warriors. उन्होंने क्या करा, दादी ने उस पर्टिकुलर डे दादी ने सारी औरतों को, सारी नेबरहुड की औरतों को इकट्ठा करा और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाया. होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स मतलब कि जैसे कोई सोल्जर घर लौटता है तो क्या किस तरह के गाने गाते हैं. तो उस दिन जब खुशवंत सिंह जी वापस आए थे उस दिन उन्होंने सारी औरतों को कलेक्ट करा और ड्रम उठाया और गाना बजाना स्टार्ट कर दिया, वो भी होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. शी हैड टू बी परसुएडेड टू स्टॉप सिंगिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरस्ट्रेन. वो इतना गाना गाने लग गई, इतना गाना गाने लग गई कि खुशवंत सिंह जी की मम्मी, खुशवंत सिंह जी के पापा, वो खुद तीनों उनको रोक रहे थे, परसुएड कर रहे थे कि प्लीज अब आप बंद कर दो, ओवर स्ट्रेन हो जाओगे. ओवर स्ट्रेन का मतलब है कि आप थक जाओगे, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप बीमार हो जाओगे. बट दादी ने नहीं सुना. दादी गाना गाती गई, गाना बजाना करती गई. ग्रैंड मदर्स डेथ. दो अब उसी दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उसी दिन उनको फीवर आ जाता है. और होता यह है, दो डायग्नोस्ड विद अ माइल्ड फीवर बाय द डॉक्टर. तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि माइल्ड फीवर है, चला जाएगा. ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वाज नियर. बट ग्रैंड मदर को पता था कि जो उनका एंड है वो नियर है. शी डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर बीड्स. तो इस टाइम पे वो बोलती हैं कि नहीं ये माइल्ड फीवर नहीं है. दादी बोलती है कि नहीं ये माइल्ड फीवर नहीं है. आई नो कि मैं जाने वाली हूँ, मुझे पता है कि मैं जाने वाली हूँ. ठीक है. तो जब भी किसी इंसान की डेथ आती है उसके पास तो उसे समझ में आ जाता है कि इट्स दी एंड. ठीक है. तो दादी को समझ में आ गया था और दादी कहती कि नहीं मेरी मतलब मैं अब नहीं रहने वाली हूँ. तो ऐसे खुशवंत सिंह जी और उनकी मम्मी कहते हैं आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट दादी नहीं मानती है. दादी कह देती है कि बस अब मैं मरने वाली हूँ, मेरा एक भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स रिसाइट करने वाली हूँ और मैं किसी से बात नहीं करूंगी. सून हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड शी डाइड. और थोड़ी ही देर में उनके जो लिप्स है वो रुक जाते हैं और देन उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. The family went to make arrangements for the grandmother's funeral. अब जो फैमिली है खुशवंत सिंह जी की वो जाती है ग्रैंड मदर के फ्यूनरल के लिए, अरेंजमेंट करती है. जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी चीजें होती है करनी होती है वो करने के लिए तैयारियां करते हैं वो लोग. एज दे केम विद अ स्ट्रेचर. तो जब वो स्ट्रेचर लेकर आते हैं, स्ट्रेचर क्यों लेकर आते हैं? दादी की बॉडी को क्रिमेट करने के लिए. क्रिमेट मतलब कि जलाने के लिए स्ट्रेचर लेकर आते हैं. They stopped midway to find thousands of sparrows scattered around her dead body. तो जैसे ही वो लोग स्ट्रेचर लेके आते हैं दादी की बॉडी को उठाने के लिए, उनकी रेड श्राउड से उनकी बॉडी को कवर कर दिया था. श्राउड जो कपड़े, उस कपड़े को बोलते हैं जिससे डेड बॉडी कवर होती है. तो रेड श्राउड से कवर करके वो स्ट्रेचर ले जा रहे थे भाई कि भाई दादी की बॉडी को उठाएंगे और इसे क्रिमेट करने के लिए ले जाएंगे. और वो वरांडा में बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि बहुत सारे स्पैरोज इकट्ठे हो रखे हैं दादी की बॉडी के आसपास. The sparrows mourned the death of the grandmother in utter silence. और उस दिन स्पैरोज ची ची चू चू कोई भी चर्पिंग नहीं कर रहे थे. स्पैरोज एकदम शांत बैठे थे. इससे समझ में आ रहा था कि वो भी मोर्न कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं दादी के मरने पर. They ignored the breadcrumbs thrown at them
by the author's mother and flew away silently after the body was carried away for cremation. Cremation मतलब जलाने के लिए. तो होता क्या है, जो खुशवंत सिंह जी उनकी मम्मी को लगता है कि भाई जो ये स्पैरोज आए हैं, ये रोज आते हैं आफ्टरनून में क्योंकि इनको आदत है कि इनको भूख लगती है, इनको ब्रेड क्रम्स चाहिए होते हैं. शायद आज भी इसलिए आए कि क्योंकि इनको ब्रेड क्रम्स चाहिए. तो उनकी जो मम्मी है खुशवंत सिंह जी की, वो ब्रेड क्रम्स डाल देती हैं. बट स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ देम, मतलब कि स्पैरोज ने कोई नोटिस नहीं करा कि उनको ब्रेड क्रम्स खाने. तो इससे समझ में आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दादी को श्रद्धांजलि देने आए थे. और उसी के बाद वो जो ब्रेड क्रम्स है वो वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं. सारे स्पैरोज फ्लू अवे, वो चले जाते हैं और दादी की बॉडी को उठा के ले जाया जाता है क्रिमेट करने के लिए. एंड द ब्रेड क्रम्स वर स्वेप्ट अवे बाय द स्वीपर नेक्स्ट मॉर्निंग. और जो ब्रेड क्रम्स थे उसे झाड़ू से स्वेप्ट कर दिया गया, साफ कर दिया गया बाय द स्वीपर दूसरे ही मॉर्निंग. और यहीं पे जो है वो स्टोरी खत्म हो जाती है. आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. अब मैं आ जाती हूँ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर. ठीक है, चलिए. तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप उसका आंसर जो है वो अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशन है. हाउ, दादी हो या नानी हो, कैसा आप लोगों का रिलेशन है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ना ओके. The three phases of the author's relationship with his grandmother before Lai left else country to study abroad. आपको बताने हैं 3 phases. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताने हैं 3 phases ग्रैंडमदर के और खुशवंत सिंह जी की लाइफ के, जब वो अब्रॉड जाते हैं उससे पहले के. ठीक है, तो पहला है चाइल्डहुड. उन्हें बचपन स्पेंड करा था when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. पहला फेस बचपन, जब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते थे, दोनों साथ में स्कूल जाते थे, वो उन्हें उठाती थी, उन्हें रेडी करती थी. ये पहला फेस था. दूसरा फेस बॉयहुड, जब खुशवंत सिंह जी बचपन से बॉयहुड में आ जाते हैं, लड़का बन जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं. When he went to the city school in a bus, जब ये सिटी स्कूल जाते थे बस में, and he shared a room with grandmother but she could not no longer help him in his studies. ये दूसरा फेज था कि जब ये इंग्लिश स्कूल जाने लग गए थे. सिटी शिफ्ट पूछा गया है ना, 3 फेजेस बताने हैं ना, और वो भी कब के बताने हैं, अब्रॉड जाने से पहले के बताने हैं. तो पहला तो चाइल्डहुड हो गया, दूसरा फेज हो गया कि जब वो सिटी स्कूल जाते थे बट उनका रूम सेम था और वो इंग्लिश स्कूल जाते थे मोटर बस में और दादी उनके साथ नहीं जा पाया करती थी बिकॉज अब वो लोग सिटी शिफ्ट हो गए थे. और तीसरा फेज था कौन सा, अडल्टहुड, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे और उनकी जो कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की, जो कि उनका रूम था, वो भी स्नैप हो गया था, वो भी छूट गया था. ठीक है, when he went to university and was given a room of his own, the common link of friendship was snapped. snap हो जाना मतलब टूट जाना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और आई होप आप लोग भी इस सारे क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे एंड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे. एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सेशन है, इस सेशन में मैंने, और जितने भी सेशन आने वाले हैं उसमें मैंने जितना भी एक्सप्लेन करा है वो काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं भी करा है तो भी. ठीक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और सीरियसली लीजिएगा. ठीक है, आ जाओ. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when Khushwant author started going to the city school. भाई 3 रीजन बताने हैं कि भाई ग्रैंड मदर को क्यों पसंद नहीं था उनका इंग्लिश स्कूल जाना. पहला रीजन ये कि इंग्लिश स्कूल में स्क्रिप्चर्स, गॉड के बारे में नहीं बताया जाता था. दूसरा रीजन ये कि वो उनके साथ जा नहीं पाती थी, मोटर बस थी क्योंकि, तो उनके साथ जा नहीं पाती थी. तीसरा रीजन ये कि उनको नहीं पसंद था कि इंग्लिश स्कूल में उनको गाना बजाना सिखाया जाता है, विच इज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. ओके, gentle folk. Okay, the 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are: she hated Western science and learning. आप कोई भी रीजन दे सकते हो, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग की, ये क्या पढ़ाई करवाई जा रही है, ग्रंथों के बारे में बताओ, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताओ.
शी वॉज पेन्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। को बहुत दर्द होता है जब उन्हें पता चलता है कि इंग्लिश स्कूल में स्क्रिप्चर्स और गॉड के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, वो एलर्जिक थी म्यूजिक के लिए, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है बच्चों को। शी थॉट इट वाज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल, उनको लगता था कि भाई ये डिसेंट लोगों के लिए नहीं है, ये जेंटल फोक के लिए नहीं है, मतलब अच्छे लोगों के लिए नहीं है, सभ्य लोगों के लिए नहीं है, शालीन लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। ये जो गाना बजाना करते हैं ये बेगर्स और प्रोस्टिट्यूट्स का काम होता है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं होता है, ऐसा दादी का मानना था। 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 चीजें बतानी है हमें, जब जो ऑथर थे वो बड़े हो गए तो दादी अपना डे कैसे स्पेंड करा करती थी। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस, नहीं नहीं नहीं, इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, सॉरी। शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एंड शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। उन्होंने अपनी लोनलीनेस को, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने कमरे में अकेले रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो स्पिनिंग व्हील्स पे बैठती थी और प्रेयर्स रिसाइट करती थी और माला जपती थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी जिसे हम कहते हैं। इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। वो आफ्टरनून में स्पैरोज को फीड करती थी आधे घंटे के लिए, जो उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे होता था। The odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died। हमें वो ऑड वेज बताने हैं जब ग्रैंड मदर मतलब व्हेन शी डाइड तो उससे पहले उन्होंने कितना ऑकवर्ड या अलग बिहेव करा था। जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम। तो ऑथर की ग्रैंड मदर ने मना कर दिया था कि अब वो किसी से भी बात नहीं करेंगी, उन्हें किसी से भी बात नहीं करनी है, वो अपना पूरा समय प्रेयर में देना चाहती है। Since she had omitted to pray the previous night while she was singing songs of homecoming and beating the drum। उन्होंने मान लिया था कि वो अब सिर्फ और सिर्फ प्रे करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगे, बिकॉज हर डेथ इज नियर। एंड जब एक दिन पहले जब उन्होंने बहुत सारी औरतों को, नेबरहुड की औरतों को कलेक्ट करके ड्रम्स एंड सब कुछ करके होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाने गाए थे, उसके दूसरे ही दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। उन्होंने सारे बच्चों की बोल रही हूँ, सारे फैमिली मेंबर्स की प्रोटेस्ट भी इग्नोर करी। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप हमसे बात करो, हम हमसे बोलो, आप हमसे कुछ भी बात करो, बट उनने सारी प्रोटेस्ट मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ प्रे करूंगी और मैं किसी से बात नहीं करूंगी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग ड्रीम्स। और उसके बाद उनकी प्रे करते करते और माला जपते जपते ही डेथ हो जाती है। The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died। आपको बताना है कि जो स्पैरोज थे उन्होंने किस तरह अपना दुख दर्द जाहिर करा जब ऑथर की ग्रैंडमदर डाइड। Thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother। तो उन्होंने कैसे दुख जाहिर करा जब ऑथर की ग्रैंडमदर की डेड बॉडी वहां पे पड़ी थी, तो thousands of sparrows were scattered there, मतलब सारी फैल के वहां पे बैठे हुए थे। एंड देयर वाज नो चर्पिंग, और वो बिल्कुल भी चर्प नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल रहे थे, एकदम साइलेंट थे। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स और ब्रेड टू देम। तो ऑथर की मम्मी ने, खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने ब्रेड क्रम्स उनको डाले, उन्होंने उसे भी नहीं खाया। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन्होंने उसे भी नहीं खाया, उसको नोटिस भी नहीं करा। एज सून एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वाज कैरीड ऑफ, तो ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी उसे जब ले जाया गया, जैसे ही उठाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो स्पैरोज भी उड़ जाते हैं। दस द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, और इसी तरह उन्होंने अपना सॉरो, दुख दर्द एक्सप्रेस करा। एंड आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा एक सेशन था, वन शॉट सेशन था आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प होगी। एंड थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।